continue your SIPs और please stay away from trends, right? क्योंकि आजकल मैं यही देख रही हूँ कि सभी लोगों का ये सवाल है कि मैं किसी और फंड में निवेश करूं जिसमें मुझे बेहतर रिटर्न आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप बने रहिए, अगर आपने ठीक सिलेक्शन किया है अपने फंड्स का, जैसे कि मैंने बताया, आप उसमें बने रह सकते हैं। एंड बाकी डोंट, आप आजू बाजू जो भी लोग बोल रहे हैं वो आप सुनना बंद कीजिए। तो मृन मैम, म्यूचुअल फंड में एक फंड मेरे पास है जो कि लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड है, उसने कुल मिला के 30% 35% का रिटर्न दिया, जो कि आप भी बता रहे हो। साइमल्टेनियसली मैंने किसी की सलाह से या मैंने खुद अपनी बुद्धि विवेक के हिसाब से एक थीमेटिक फंड लिया जो कि डिफेंस का है, जो दुगना हो गया है, तिगुना हो गया, जिसकी एनएवी इस तरह की चल रही है। सो ऐसा क्या रिटर्न दिया लार्ज कैप ने जो मेरा थीमेटिक फंड नहीं दे पा रहा, और मैं क्यों लार्ज कैप लूं जबकि मेरा थीमेटिक फंड इतना अच्छा कर रहा है, और क्यों थीमेटिक फंड ना लूं जबकि वो इतना अच्छा कर रहा है। सो अभी इस समय इस फैसले को या इस स्टेटमेंट को आप कैसे जस्टिफाई करोगे? जो थीमेटिक फंड्स होते हैं वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, राइट? एंड उनमें कुछ स्टॉक्स जनरली हम देखते हैं कि उस थीम में कुछ स्टॉक्स होते हैं जिसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आती है, जिस वजह से ये फंड का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। बट ये जरूरी नहीं है कि ये थीम चलती रहे। अब अगर हम देखेंगे कि हर साल जो टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर है वो बदलता रहता है, हर साल जो टॉप परफॉर्मिंग थीम है वो बदलती रहती है। तो ये जो थीमेटिक फंड्स होते हैं, इसमें अगर आप निवेश कर रहे हैं तो ये बेसिकली ऐसे होते हैं कि आपको एक एग्जिट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। एंड यू शुड बी क्लियर कि व्हेन यू वांट टू बेसिकली एग्जिट द फंड, इट्स नॉट लाइक फॉर योर कोर लॉन्ग टर्म होल्डिंग। सो इसीलिए मैं कहूंगी। और एक और बात ना, मैं देख रही हूँ कि आजकल लोगों के एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गए हैं रिटर्न्स को लेकर, ये सब पास्ट रिटर्न्स देखकर। तो मैं यही कहूंगी कि जो इक्विटीज होते हैं, लॉन्ग टर्म में आप प्लीज 10 to 12% रिटर्न ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये जो हम 30-35% रिटर्न्स देख रहे हैं, दिस इज फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड, राइट? बट अगर हम लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो जो एवरेजेस हैं, राइट, द एवरेज ऑफ कोर्स 15-17%, बट आई वुड से कि प्लीज टेक 10 to 12% एज द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। ये नहीं एक्सपेक्ट कीजिए कि आपको ये 17, 25, 35% रिटर्न हर साल आने वाला है। तो अभी की तो सिचुएशन सामने है, लेकिन आगे ये उम्मीदें रहेंगी या नहीं रहेंगी ये बाजार पे तय होगा। लेकिन एक आइडियल सिचुएशन के हिसाब से आप जो, अच्छा एक चीज़ और मरीन मैम, एक होता है हम आम तौर पे ये रिटर्न अनुमान लगा लेते हैं कि चलिए 50% निफ्टी चला तो हमारा फंड भी 50% चलना चाहिए, लेकिन वहाँ पर एब्सोल्यूट रिटर्न, CAGR का कंसेप्ट, XIRR का कंसेप्ट, इनको तो कोई कंसिडर करता ही नहीं है। सो इसको कैसे रीड करें या कौन सा रिटर्न पढ़ना ज़्यादा बेहतर होगा? The best return is of course XIRR, right? Because that is the true return, because it takes into account सारे जो आपके कैश फ्लोज हैं डिफरेंट पीरियड्स में। सो ऑफ कोर्स XIRR सबसे बेहतर रिटर्न XIRR है देखने के लिए। XIRR यानी उन लोगों को समझा दूं जिनके लिए, मतलब मरीन मैम इस पर ज़्यादा बेहतर आपको समझा पाएंगे, लेकिन ये उनके लिए होता है जिन जो अलग अलग अवधि में अलग अलग निवेश करते हैं, और उस अलग अलग निवेश को टाइमलाइन के हिसाब से, क्योंकि आपने एक चीज़ निवेश की 2020 में, फिर 2021 में, फिर 2022 में, तो ऐसे अलग अलग सालों के हिसाब से निवेश करते हैं, तो आपका जो रिटर्न आता है टाइम के हिसाब से वो XIRR पे होता है। मरीन मैम मैं सही हूँ, कुछ गलत तो नहीं बोल गया? बिल्कुल सही। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और बातचीत कर लेते हैं अपने दर्शकों से। पहले दर्शक हमारे साथ पंजाब से मौजूद हैं, इंद्रजीत सिंह साहब मौजूद हैं। सिंह साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्ते। नमस्कार सिंह साहब, सवाल पूछिए। हाँ जी सर, नमस्ते सर। नमस्कार सिंह साहब, नमस्कार, सवाल पूछिए आप। हाँ जी मैम नमस्ते। हेलो जी, सुन पा रही है, वो भी आपको सुन पा रही है? अच्छा मैडम, मेरी ना एक्चुअली सिप चल रही है म्यूचुअल फंड में। आपको बताऊं फंड के नाम? नहीं, वो हमारे पास है सिंह साहब। तो अच्छा, जो हाँ सवाल जी। आपने हमें भेजा है उसके हिसाब से आपकी उम्र शायद 33 साल है, आप 25,000 रुपये की सेविंग कर रहे हैं, आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो 7 लाख का है और आप 15 साल के लिए इसे निवेश कर रहे हैं। आप अपने शेयर, अपने जो ये म्यूचुअल फंड्स हैं उनका रिव्यू मांग रहे हैं और कैसे ये अचीव हो पाएगा ये जानना चाह रहे हैं, राइट? यस सर। चलिए बिल्कुल ठीक है। एक चीज़ आपसे और मैं सिंह साहब पूछना चाहूँगा, आपने अपनी उम्र 33 साल बताई और आप 7 लाख का पोर्टफोलियो इकट्ठा कर चुके हैं, तो आप कब से मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं? हाँ जी सर, मैं म्यूचुअल फंड में मोस्टली इन्वेस्ट कर रहा हूँ इधर ही। और ये कब से कर रहे हैं आप?
सर 2 साल हो गए मुझे। 2 साल हो गए। तो आपको अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? अब तक का सर बढ़िया रहा है एक्सपीरियंस, कम से कम 30% तक का मेरे को रिटर्न आया हुआ है सर। ओके। और हाँ जी, हाँ जी। अनुमान आपका क्या है कि इतना ही नंबर रहेगा गोइंग फॉरवर्ड या कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है? एक्चुअली इसमें जो पहले मेरे पास क्वांट स्मॉल कैप था वो मैंने निकाल दिया था अभी पिछले महीने। जी। तो उसके वो अकॉर्डिंग क्वांट तो की मेरा खबर के बीच में आपने निकाला? क्वांट स्मॉल कैप था सर मेरे पास। वो निकालने की वजह क्या थी सर? वो जो खबरें आई थी उसके बीच में? मान के चलिए उसके बाद मैंने निपॉन स्मॉल कैप में शुरू किया फिर अपना पोर्टफोलियो इधर। ओके। नया फंड उधर से शिफ्ट कर लिया था अपना तो निपॉन उसको स्मॉल क्यों कैप में निकाला सिंह क्वांट। साहब? कोई खास वजह थी क्या हाँ जी। उसको? नहीं सर वैसे ही निकाल लिया था, एक्चुअली वो 50% से ऊपर का मेरे को दे रहा था रिटर्न। ओके ओके ओके। हाँ जी, आपने दैट्स व्हाई रीबैलेंस मैंने कर उसको लिया निकाल लिया उसको, था। वहां से निकाल के आप हाँ जी। इसमें आ गए। मैंने निपॉन स्मॉल कैप में लगा दिया था फिर। ओके। तो पहली चीज़ तो मृण मैम, आपने सवाल सुना उनका। सिंह साहब बढ़िया चीज़ किया कि कई अभी नए निवेशक है और एज इनके फेवर में है। 33 साल इनकी उम्र है, 25,000 की SIP चल रही है, 7 लाख का इनका पोर्टफोलियो है, 15 साल में बढ़िया कॉर्पस और टाइम इनके फेवर में है। एक चीज़ जो ऑब्जर्व की मैंने कि इनके सारे फंड्स में स्मॉल कैप का एलोकेशन है, 2-3 फंड्स में। इन्होंने एक को निकाला भी है, लेकिन उसके बावजूद मिड कैप का एक इन्वेस्को का फंड, स्मॉल कैप का एक निपॉन का फंड जो इन्होंने नया शामिल कर लिया है, इसके अलावा मिड कैप का ही एक क्वांट का फंड, इसके अलावा एक PSU फंड, ये भी मेजरली स्मॉल और मिड कैप ही है इसके अंदर भी। सो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, क्या करना चाहिए इन्हें? और दूसरा, इन्होंने खुद ही बड़ा स्मार्टली चर्निंग भी किया है, तो वो कितनी अच्छी रणनीति है इनकी? एक्चुअली ये तो इनके फेवर में हो गया इस बार, क्योंकि इनके पास 3 क्वांट के फंड्स थे, राइट? क्वांट मिड कैप, क्वांट ELSS, क्वांट स्मॉल कैप, जिसमें ओवरलैप बहुत हाई है। तो एंड देन ऑफ कोर्स अभी तो ये इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है। तो उस हिसाब से तो इट वाज गुड दैट ही डिड व्हाट ही डिड, इट वर्कड आउट इन हिज फेवर। बट एक बात मैं कहना चाहूंगी कि जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि म्यूचुअल फंड्स में ऐसा नहीं है कि अच्छा इसमें 50% रिटर्न आ गया तो बस अब इसमें से एग्जिट करके दूसरे फंड में जाएंगे, राइट? ये जरूरी नहीं है कि आपका दूसरा फंड परफॉर्म करेगा, राइट? एंड अगर आपने अच्छा फंड चूज किया है तो बने रहने में हर समय ज्यादा रिटर्न आता है। ये सब ऐसे शिफ्ट करने में इतना रिटर्न नहीं आता है। तो मैं ये कहूंगी अभी जो आपने फंड्स इन्वेस्ट किए हैं वो ठीक हैं, बट आई विल 2 चीजों का मैं बोलूंगी कि एक तो जो आपका ये जो PSU फंड है, मैं बिल्कुल फेवर में नहीं हूं ऑन सेक्टर फंड्स, बिकॉज एज आई सेड द थीम रियली नीड्स टू प्ले आउट। एंड काफी बार ऐसा होता है कि ये थीम में ऑलरेडी कुछ बहुत अच्छा रिटर्न आने के बाद हम इसमें एक्चुअली निवेश करते हैं, राइट? तो आई विल सजेस्ट कि आपके पास जो सेक्टर या थीमेटिक फंड्स हैं उसको आप एग्जिट कर दीजिए। दूसरा, जो आपके पास जो 2 क्वांट के फंड्स बचे हैं, मिड कैप एंड ELSS, प्लीज कीप ओनली वन। द रीजन बीइंग कि इसमें आपका 33% ओवरलैप है स्टॉक्स का, जो बहुत ज्यादा है। तो मतलब ये 2 फंड में इन्वेस्ट करके आपको कुछ इतना डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिल रहा है। सो थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर दीजिए पोर्टफोलियो में। बाकी आप बिल्कुल सही राह पर चल रहे हैं, बट मेन थिंग इज कि बने रहिए, ये स्कीम मत चेंज कीजिए बारी बारी। तो एक बार तो सिंह साहब हो गया, लेकिन आगे के लिए आप थोड़ा सा इसको बचिएगा। मतलब ये अगर आप बहुत एक्टिव हैं तो बात अलग है, लेकिन वैसे बचिएगा, क्योंकि बार बार निवेश बदलने से भी बहुत फर्क पड़ेगा नहीं उसमें। और रही बात PSU निवेश की, तो इधर आप एग्जिट कर जाए या अपना एक्सपोजर इतना कम कर दें कि वो शायद बहुत आपको इम्पैक्ट करे ना ओवरऑल पोर्टफोलियो पे। तो इस तरह कोई फैसले आप ले सकते हैं, लेकिन मृण मैम ने आपको राय दी है, आप उसके हिसाब से अपनी रणनीति बना सकते हैं। अब नागपुर चलते हैं, वहाँ पे खिलेश चोपड़े साहब हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। खिलेश जी नमस्कार। सर गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया खिलेश जी, आप बताइए क्या हाल चाल है आपके? जी बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। सर मेरा क्वेश्चन और मेरा मतलब चाहत ये है कि मैं 1 करोड़ चाहता हूँ 10 साल में। अभी फिलहाल मैं 34,000 पर मंथ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ SIP में। मेरे पास एक्सिस अपॉर्चुनिटी का फंड है, उसमें मैं 6,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ पर मंथ। देन मेरे पास एक्सिस स्मॉल कैप है, उसमें 3,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। निपॉन के इसमें निपॉन लार्ज कैप में मैं 7,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और ELSS के मेरे पास कुछ 3 फंड है, DSP, कॉन्ट और एक कैनारा रोबेको। उसमें मैं 7,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ।
तो खिलेश साहब, ऐसे मेरे फंड्स है। और क्वांट का मिड कैप का एक फंड है, और मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 वो फंड है, उसमें लगभग 2000 रुपए पर मंथ में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो खिलेश साहब एक बात पूछना चाहूंगा, आप ये निवेश कब से कर रहे हैं और अभी आपका पोर्टफोलियो कितना है? जी अभी मेरा मतलब 8.5 लाख रुपए मेरे अभी तक इन्वेस्ट हो चुके हैं। 2019 से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ओके, तो पोस्ट कोविड और फॉल के भी फायदा आपको मिल गया, यानी कि आपकी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो और मेरा अभी पोर्टफोलियो जो है लगभग 14 लाख का है। चलिए, तो आपने 9 साढ़े 9 लगाया और 14 हो गया रफली, राइट? जी 8.5 लगाया, 14 हो गया। चलिए बढ़िया, ऑलमोस्ट डबल तो हो ही गया। लेकिन आगे के लिए इसकी उम्मीद मत रखिए कि ऐसे ही तेजी रहेगी, थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, बट हाँ ठीक है, आप बहुत अच्छे ट्रैक पे चल रहे हैं ऑलरेडी। तो मृन मैम, पोर्टफोलियो देखिए आप इनकी 34,000 रुपये की SIP है, 10 साल में 1 करोड़ के कॉर्पस की इच्छा रख रहे हैं, जो मौजूदा स्थिति के हिसाब से कुछ खास बुरी लग नहीं रही कि ये कर नहीं पाएंगे, इजीली अचीवेबल लग रही है। अब एक दो ही चीज़ें हैं आप जैसे कि सेक्टोरल फंड को मना करते हो, तो इंफ्रा फंड इसमें भी एक है, तो वहाँ क्या करना चाहिए? दूसरा, इनका बड़ा बैलेंस पोर्टफोलियो है, लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी है, स्मॉल कैप भी है, टैक्स सेवर्स भी हैं। आप कैसे देख रहे हो? बहुत ज्यादा स्कीम्स हैं एक्चुअली। इन्होंने बताया कि इनके पास 3 ELSS फंड्स हैं जो बहुत ज्यादा हैं। आपको इतने सारे ELSS फंड्स की क्या जरूरत है? आप एक चूज कीजिए और हर साल उसी में ही फिर निवेश कीजिए, राइट? आपको 3 फंड्स की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स, जैसे कि सुमित ने बोला कि मुझे बिल्कुल सेक्टर फंड्स पसंद नहीं है, सो आई विल सजेस्ट कि आप क्वांट इंफ्रा फंड में से एग्जिट कीजिए। ऑल्सो इफ आई सी, जो आपका क्वांट मिड कैप एंड क्वांट ELSS में बहुत ओवरलैप है, so I will also suggest to exit from quant mid cap and move that to Mirae mid cap, and so these are the main things. So थोड़ा बहुत आपको कंसोलिडेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा स्कीम्स हैं जिसकी आपकी जरूरत नहीं है। एंड एक बात का ध्यान रखिएगा कि मतलब जो स्कीम्स में ओवरलैप बहुत हाई है, उसमें कोई फायदा नहीं है कि हम मतलब ऐसी सब स्कीम्स हम बढ़ाते जाएं। तो थोड़ा आप इस पर ध्यान दीजिए, और आपको थोड़ा सा अपना सिप अमाउंट भी बढ़ाना पड़ेगा टू करीब 50 to 75,000 रुपीज पर मंथ to actually meet your goal, because remember that 1 crore at the end of 10 years is going to be almost around 1.8 to 2 crores. तो इसीलिए आपको थोड़ा सा अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा अपना SIP का निवेश बढ़ाइए, धीरे धीरे स्टेप अप करते रहिए, या तो एक मुश्त में बढ़ा लीजिए, वो आपकी चॉइस है। और थोड़े बहुत फेरबदल को जो है आपको करने की ज़रूरत है फंड्स में। और 1 करोड़ की सूची, वैसे तो 1 करोड़ आप इकट्ठा कर ही लेंगे, लेकिन वो मृन मैम भी आपको वही बात कह रही है कि इन्फ्लेशन को भी आधार मानिए, ज़्यादा भी जमा हो जाए तो क्या ही बुराई है, लेकिन थोड़ा सा आप अपना SIP बढ़ा लिए तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए विकल्प बन जाएगा। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं। आगे कुछ और दर्शक भी, उनसे भी चर्चा करेंगे, मृन मैम भी मौजूद रहेंगे, उनसे बातचीत करते रहेंगे छोटे से ब्रेक के उस पार। अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करें। क्लोजिंग बेल बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई। लेट्स वेट फॉर ए रीजनेबल पॉइंट, एल्स लीव इट। जहां पर खरीदारी का फॉलो अप आएगा तो तेजी की साइड पर ही रहे। जाने माने एक्सपर्ट्स के साथ स्टॉक यहां से मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए दिखेगा। ओवरऑल स्ट्रक्चर स्टॉक के बुलिश है। बहुत कंसोलिडेट और प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है बाजार पर। देखिए कमाई का अड्डा। यहाँ शेयरों से जुड़े हर सवाल का मिलेगा जवाब। 135 में 990 से है। क्या करें, अभी तो फायदे में। आप देख रहे हैं योर मनी, और योर मनी में आज हम बातचीत कर रहे हैं मृन मैम से और आपके सवालों के जवाब ले रहे हैं, और साथ ही साथ म्यूचुअल फंड्स को लेकर कुछ अगर शंकाएं हैं तो उसको भी एड्रेस कर रहे हैं। अब बालकृष्ण जी हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा से बातचीत करने के लिए। बालकृष्ण जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। सर यही म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो भेजा था मैंने, तो उस पर एडवाइस चाहिए। जो पोर्टफोलियो 15 साल के लिए ठीक रहेगा। ओके, आप अभी 10,000 रुपए की SIP कर रहे हैं, राइट? हाँ जी सर। और कोई गोल आपने आइडेंटिफाई कर रखा है कि कितनी पूंजी की आपको जरूरत है? नहीं सर, नॉर्मल वैसे ही वेल्थ क्रिएशन के लिए। वेल्थ क्रिएशन के लिए। चलिए, आप कब से निवेशित हैं बालकृष्ण जी बाजार में, मतलब म्यूचुअल फंड्स में? सर पहले तो मेरी पोस्ट ऑफिस में स्कीम चलती थी। ओके, तो उसमें मैंने कॉर्पोस जोड़ा हुआ है। ठीक है। तो वहाँ से बस इंटरेस्ट आता है 40-50 हजार रुपये महीने का। ठीक है। तो उसमें से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ थोड़ा। ओके,
और आप ये ड्यूरेशन कब की है, मतलब कब से आप इसमें निवेश कर रहे हैं अदरवाइज? म्यूचुअल फंड में सर अभी बस जस्ट 6 महीने हुए हैं अभी। चलिए, तो मृण मैम वैसे तो इनका सिस्टमैटिक तरीका सही है, ये जो पैसा आ रहा है उसको ये बाज़ार में निवेश कर रहे हैं वापस, और इनका पोर्टफोलियो आपको भेजा ही हुआ है, जिसमें मिड कैप भी हैं, जिसमें स्मॉल कैप भी हैं, मल्टी कैप भी हैं, लार्ज कैप भी है, फ्लेक्सी कैप भी है। अच्छे फंड्स को इन्होंने आइडेंटिफाई किया हुआ है मल्टीपल कैप्स के। सो आप क्या राय रखते हो, 15 साल में कितना कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा, इनका क्या करना चाहिए? देखिए एक्चुअली इनका ओवरलैप बहुत हाई है, क्योंकि इनके पास फ्लेक्सी कैप है, मल्टी कैप है, लार्ज एंड मिड कैप है, राइट? सो एक्चुअली इफ यू सी ऑल द स्कीम्स हैव वेरी 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 हाई ओवरलैप, ओके। एंड ये 6 स्कीम होने के बावजूद भी आपको एक्चुअली डाइवर्सिफिकेशन इतना ज्यादा नहीं मिल रहा है। सो व्हाट आई विल सजेस्ट, बिकॉज देर ऑलमोस्ट एक टाइप का ही ना, लार्ज एंड मिड कैप, मल्टी कैप, यस इसमें एलोकेशन बिटवीन लार्ज कैप मिड कैप बदलता रहेगा, एंड ऑफ कोर्स इसके as per regulations also how much there are limits on how much is allowed in large mid and small caps, but इसमें ना बहुत ज्यादा ओवरलैप है। तो मैं क्या कहूंगी कि आप थोड़ा सा आप कंसोलिडेट कर सकते हैं। एक तो आपको एक मिड कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में इंट्रोड्यूस करना चाहिए जरूर, विच आई विल सजेस्ट कोटक। बाकी मैं ये कह रही हूँ कि आप एक ये पराग पर एक फ्लेक्सी कैप रख सकते हैं। HDFC Flexi Cap has also done really well. You can keep it. Balance, what I will suggest is that अगर आप रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, सेफ रहना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपने ये लार्ज एंड मिड कैप किया है, दिस आई विल सजेस्ट कि आप एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में रख लीजिए। सो 3-4 स्कीम में कह रही हूँ, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप, फिर मैं बोल रही हूँ कि कोटक इमर्जिंग मिड कैप, इमर्जिंग इक्विटी जो मिड कैप स्कीम है उसमें आप निवेश कीजिए, एंड बैलेंस एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड लाइक ICICI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में आप निवेश कर सकते हैं। तो थोड़े बहुत कंसोलिडेशन की जरूरत है बालकृष्ण जी, यानी कि आप कुछ, क्योंकि ओवरलैप है, एक फंड के अंदर भी वही शेयर हैं, दूसरे फंड में वही शेयर हैं, सो इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए आप थोड़ा कंसोलिडेशन कर लीजिए। उस कंसोलिडेशन के हिसाब से आप कुछ नए फंड्स जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं उन्हें शामिल कर सकते हैं। अब हरियाणा से ही अंकित जी हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर। नमस्कार अंकित जी। हाँ सर, मैंने सर HDFC रिटायरमेंट म्यूचुअल फंड में 20,000 इन्वेस्ट कर रखे हैं। ओके। और मेरा इसमें व्यू है 10 साल का, तो मैं इसमें रह सकता हूँ या दूसरा कोई फंड देखो इससे अच्छा? ओके, आपने एक ही फंड में पूरा का पूरा 20,000 रुपये निवेश कर रखा है? हाँ, लमसम है सर। लमसम है। और आप कितने साल के लिए? 10 साल के लिए निवेश करना चाह रहे हैं, राइट? हाँ सर, 10 साल। तो मैं इससे अलग देख सकता हूँ कोई अच्छा फंड जिसमें ज्यादा रिटर्न मिल सके इससे ज्यादा? ओके, तो मृण मैम क्या करना चाहिए? इन्होंने एक ही फंड में एक मुश्त पैसा डाला है और अवधि लंबी है, क्या फंड सही है या कोई चेंज करें? तो सबसे पहले जो ये रिटायरमेंट फंड्स होते हैं वो रिटायरमेंट के लिए होते हैं, और इसमें एक लॉक इन रहता है विच इज या तो 5 साल या रिटायरमेंट जो भी पहले आएगा, राइट? सो मुझे नहीं लगता कि आप इसमें से निकल सकते हैं अभी, क्योंकि इसमें अभी आपको एक 5 साल का लॉक इन रहेगा। अब अगर आप रिटायरमेंट के हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो देखिए, और आपने बताया नहीं है कि जो HDFC रिटायरमेंट फंड जो आपने किया है इसमें इक्विटी स्कीम भी है, बैलेंस स्कीम भी है, आपने कौन से स्कीम में इन्वेस्ट किया है? तो देखिए, अब इसमें तो आपने कर ही लिया है, तो इसमें तो 5 ईयर का लॉक इन रहेगा। बाकी मैं बस यही कहना चाहूंगी कि जो ब्रॉड बेस्ड फंड्स हैं जैसे फ्लेक्सी कैप फंड्स वगैरह, इनका थोड़ा सा प्रदर्शन बेहतर है ये रिटायरमेंट स्कीम से, बट इसमें आपको मतलब कुछ वरी करने की बात नहीं है। ये भी स्कीम अच्छी है, आप इसमें बने रह सकते हैं। अब मैं यही सलाह दूंगी कि नेक्स्ट टाइम अगर आपके पास थोड़ा और अमाउंट है इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप थोड़े या तो फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, अपने रिस्क के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो वैसे आप बने रहें, लेकिन पहले इसके जरा बाकी कॉन्सिक्वेंसेस वगैरह देख लें, कैसे आप अगर निकल पा रहे हैं तो निकलें, क्या कॉस्ट एंड ऑल, उसके हिसाब से आप कॉल लिए। लेकिन अभी के लिए आप ज़रूर बने रहिए और अकॉर्डिंगली आप रणनीति बना सकते हैं। फ्रेंड मैम, आपकी तरफ से टॉप 4 फंड्स? ICICI Prudential निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी एंड ICICI शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड। तो 4 फंड जो कि आपको मृण मैम ने बताए हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। आप
उनको देख सकते हैं, उनमें निवेश कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। हर बार की तरह मैडम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और दर्शकों सवालों के जवाब देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। टॉप 4 फंड आपकी स्क्रीन पर, पराग पर एक फ्लेक्सी कैप फंड, मेरे मिड कैप फंड, ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और ICICI शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड, ये सभी फंड्स के हिसाब से आप अपनी रणनीति बना सकते हैं। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा। फिलहाल योर मनी में इतना ही। नमस्कार। हो सकता है तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे। FNO में क्या पोजीशन ले, होल्ड करें या बेच दें? स्ट्रक्चर पॉजिटिव, मेरे ख्याल से ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए। स्टॉक से जुड़े आपके हर कंफ्यूजन का वन स्टॉप सोल्यूशन। ट्रेडर है तो स्टॉप लॉस लगाइए, इन्वेस्टर है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं जो भी लोग ट्रेड करना चाहते हैं। देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन सिर्फ CNBC आवाज पर। हर सुबह कीजिए शानदार शुरुआत। जिस तरह से अमेरिका में बिकवाली चल रही है ना, मुझे लगता है कि ये असर पूरे फिर देश में दिखेगा। बाजार खुलने से पहले जानिए 20 चुनिंदा स्टॉक्स। आप लोग हमेशा की तरह स्क्रीन को वॉच आउट करिएगा, अपने एक्सपर्ट से सलाह मशवरा जरूर करिएगा। CLS का ये मानना है कि IT के लिए परिस्थितियां बिल्कुल नहीं बदली हैं, इसलिए इसमें दबाव रह सकता है, जो हर रोज आपको बनाएंगे मालामाल। इनका जो NIM है वो 60 से 70 बेसिस पॉइंट इंप्रूव होगा 25 और 26 फाइनेंशियल ईयर में। देखिए सीधा सौदा सिर्फ CNBC आवाज पर। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। FNO मार्केट का हर एक्शन। लॉन्ग साइड पर आप निफ्टी बैंक दोनों पर ही अपनी पोजीशंस को रख सकते हैं। कॉल ऑप्शन लें या पुट ऑप्शन। पुट राइटर का बेस है 570 के जोन पर, वहीं स्टॉप लॉस रखिए 570। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। आपके रिस्क आपके हिसाब से रखिएगा, स्टॉप लॉस शरद सर की तरफ से 0 रहेगा क्योंकि आज की एक्सपायरी है तो आज ही की पोजीशन है। देखिए फ्यूचर्स एक्सप्रेस। नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। 2 दिन के रूस दौरे पर PM मोदी पहुंचे मॉस्को एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर। 22वें रूस भारत वार्षिक सम्मेलन में पुतिन से होगी बात। होटल में भारतीय मूल के सभी लोगों से भी मिले। मुंबई में भारी बारिश से ने रोकी शहर की रफ्तार, कई इलाकों में पानी भरा। मुंबई लोकल की सर्विस प्रभावित, 50 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द। अगले 2 दिन के लिए रेड अलर्ट। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में कंसोलिडेशन, सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग, मिड और स्मॉल कैप में बिकवाली, बैंकिंग शेयरों में दबाव, मेटल फार्मा शेयरों पर भी दबाव, FMCG PSC एनर्जी शेयरों में खरीदारी। 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट में रिन्यूएबल एनर्जी पर हो सकता है खास फोकस। ग्रीन हाइड्रोजन और सोलर पावर को बढ़ावा देने पर होगा जोर। CNBC आवाज एक्सक्लूसिव। बिल्डर की मनमानी पर लगेगी नकेल, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट दाखिल। कोर्ट के आदेश के बाद